आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1. The word geometry comes from the Greek word geo meaning earth and metrian meaning measure. अर्थ की मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी हम पढ़ाई करते थे वो सब ज्योमेट्री के अंडर में आती है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के. जियो से अर्थ और मेट्रियन से मीन्स मेजरमेंट. तो अर्थ की मेजरमेंट से रिलेटेड ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं. यूक्लिड थे हमारे पास एक मैथमेटिक्स के टीचर जिन्होंने उस समय जितना भी हमारे पास नॉलेज थी उस सबको कलेक्ट करा और उसको अरेंज करा. ठीक. और उन्होंने अपने जो अरेंज ये जो वर्क करा है इसको इन्होंने नाम दिया एलिमेंट्स. ठीक है. He divided the elements into 13 chapters, each called a book. एलिमेंट्स नाम दिया उसको और उसके 13 चैप्टर्स से जिनको उन्होंने कहा एक बुक के रूप में बनाया. ठीक है. यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स अब हम यहाँ पढ़ेंगे. तो उस समय कुछ मान्यताएं थी जो यूनिवर्सल ट्रूथ थे हमारे पास. ठीक है. तो क्या क्या थे, जैसे कंसीडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट. सॉलिड, सरफेस, लाइंस एंड पॉइंट्स. ये हमारे पास मान्यता थी कि सॉलिड, सरफेस, लाइंस एंड पॉइंट्स. तो अगर हम इनको देखें तो हम हर स्टेप में एक डायमेंशन कम करते जा रहे हैं. जैसे सॉलिड्स हैं तो ये 3 डायमेंशन के हैं. सरफेस आएगी तो 2 डायमेंशन होगी. सॉलिड से मतलब है जैसे आपका कमरा हो गया है तो 3 डायमेंशन. सरफेस मतलब आपका फ्लोर हो गया, आपका वॉल हो गई कमरे की सरफेसेस. फिर लाइंस, लाइंस 1 डायमेंशन हो जाएगी और लाइन से फिर नीचे जाएंगे तो इट मीन पॉइंट हैज नो डायमेंशन. तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी. ये मान्यता वहां पर मानी गई. तो उन्होंने ये सब नोट करा यूक्लिड ने. यूक्लिड ने जो स्टेटमेंट बनाई उनको 23 डेफिनेशंस इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स वहां पर लिखा है. अब उनमें से कुछ को हम यहाँ पर दे रहे हैं. जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में हो. ठीक है. तो उन्होंने खाली लिखी है कुछ, उनमें से कुछ हमने पढ़ रहे हैं यहाँ पर. ये जरूरी नहीं है कि वो ये वहां यहाँ पर 1 नंबर है तो बुक में भी 1 नंबर पे ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. पॉइंट को हमने क्या कहा, जिसका कोई पार्ट नहीं कर सकते. यानी कि उसको बस नो डायमेंशन है तो पार्ट कैसे होंगे, है ना. उसके हम कोई पार्ट नहीं कर सकते पॉइंट के. लाइन, लाइन होगी ब्रेडथलेस लेंथ. यानी कि ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे जिसमें सिर्फ लेंथ हो, ब्रेडथलेस हो, यानी कि उसमें ब्रेडथ नहीं हो. तो 1 डायमेंशन होगी ओनली लेंथ वाली. एंड पॉइंट्स, एंड्स ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड पॉइंट्स. जो लाइन जहां पर खत्म होगी उसको ये इन्होंने कहा कि वो पॉइंट्स होंगे, जहां पर लाइन खत्म होगी. और पॉइंट के हम कोई पार्ट नहीं कर सकते. ये फर्स्ट में दिया है डेफिनेशन में. तो पॉइंट की पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लाइन की पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है. ठीक है. अनडिफाइंड टर्म्स है ये यहाँ पर. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. Straight line क्या है, जो अपने पॉइंट्स के ऊपर इवनली लाई करती हो, एक जैसी हो सब जगह. A surface is that which has length and breadth only. तो सरफेस किसको कहा, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होंगे. नेक्स्ट, edges. The edges of a surfaces are lines. तो जैसे आपका कमरा है उसमें आपकी फ्लोर होगी या वॉल्स होगी, ये क्या था, सरफेस थी. तो सरफेस की जो एज होगी यानी कि जो कोने होंगे, फ्लोर का जो कोना होगा या फ्लोर और आपकी वॉल जहां पर मिल रही है वो एजेस क्या हो गई हैं, आपकी लाइंस हो गई है. उनको लाइंस कहा गया. A plane surface is a surface. Plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. तो सरफेस उन्होंने क्या कहा प्लेन को, जो लाइंस से मिलकर बनी है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है. और लाइंस क्या थी,
जो पॉइंट से मिलकर बना हो इवनली। ठीक, तो इस लाइंस पॉइंट से मिलकर बनी है और सरफेस लाइन से मिलकर बनेगा। इसी तरह से आपके पास जो सॉलिड शेप्स आएंगी वो सॉलिड स्टेट वो सरफेसेस से मिलकर बनेगा। वो एक एक डायमेंशन हम ऐसे बढ़ते गए। ठीक, इन ज्योमेट्री वी टेक पॉइंट, लाइन, प्लेन एज अनडिफाइंड टर्म्स। इनको अनडिफाइंड टर्म्स कहा गया है यहां पर, तो ये बात नोट करने वाली है। आगे एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो भी आप डेफिनेशन दे रहे हो उसमें अनडिफाइंड टर्म्स कौन सी है। तो ये पॉइंट, लाइन और प्लेन तो सभी जगह पर अनडिफाइंड है, इसको आप नोट कर लेंगे। The only thing is that we can represent them intuitively और explain them with the help of physical models। इनको ये हमारे पास है नहीं डेफिनेशंस के, हम सिर्फ इनको एक, जैसे अभी हमने कमरे का एग्जांपल दिया तो हम फिजिकल मॉडल की हेल्प से हम सिर्फ समझा सकते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पर अनडिफाइंड है ये टर्म्स। ठीक, starting with his definitions, Euclid assumed certain property which were not to be proved। तो कुछ एग्जाम्पशंस हमने मानी है जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। तो जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं थी और जो ऑब्वियस है उनको उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या नाम दिया? यूनिवर्सल ट्रुथ। इनको हमने नाम दिया यूनिवर्सल ट्रुथ्स। जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है वो स्वयं सिद्ध है कि वो तो होती ही है ये बातें। ठीक, इन यूनिवर्सल ट्रुथ को दो पार्ट में डिवाइड करा उन्होंने, एक को नाम दिया एक्सिम और एक को नाम दिया पोस्टुलेट। दो तरह से उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट्स उन्होंने कहा जो ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो स्टेटमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, उनको उन्होंने नाम दिया पोस्टुलेट्स। और जो कॉमन नोटेशंस हैं, जो कॉमनली वर्ड यूज होते हैं या कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, उनको नाम दिया उन्होंने एक्सिम्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स क्या है वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ, एक्सिम भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन पोस्टुलेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और एक्सिम्स कॉमन ट्रुथ थे। कुछ एक्सिम्स यहाँ पर यूक्लिड की हम लोग पढ़ते हैं, वही उनका ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है कि वही हो। एक्सिम्स मतलब जो कॉमन यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे पास, तो ऐसे ट्रुथ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला एक्सिम हमने पढ़ा, इनको एक्सिम्स को आप याद भी करेंगे, एग्जाम्स में आते हैं लिखने के लिए, तो आप इनको लर्न भी करना है। पहला है एक्सिम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो ऑब्जेक्ट अगर किसी एक चीज के इक्वल है, जैसे मान लिया एक्स है, एक्स इक्वल है वाई के, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जेड, जेड भी इक्वल है वाई के, तो ये दो थिंग्स हो गए यहां पर, एक्स और जेड। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये दोनों इक्वल है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये एक्स और जेड आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये स्टेटमेंट आपको बार बार लिखनी पड़ेगी जब आप यूक्लिड ज्योमेट्री के अलोंग प्रूव करना चाहेंगे या डेफिनेशन देना चाहेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकंड है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, मान लिया ए और बी आपके पास इक्वल है, ठीक है, अब ये दो इक्वल्स है, अब इसमें कोई इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, जैसे आपके पास तराजू होता है उसमें दोनों तरफ अगर बैलेंस है और कुछ सेम वेट अगर दोनों तरफ रख दिया जाए, मान लिया सी को ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी सी को ऐड कर देते हैं, तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी इक्वल होगी, ये क्वांटिटी भी इक्वल होगी। ठीक है, इस केस में तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, जो क्वांटिटी बनेगी वो भी इक्वल होगी। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, प्लस करने पर भी इक्वल आ रहा है तो माइनस करने पर भी इक्वल ही बनेगा, a माइनस सी और b माइनस सी, ए और बी इक्वल है
तो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी माइनस सी करने पर भी जो क्वांटिटी बनेंगी वो दोनों भी इक्वल होंगी। दोनों तरफ एक एक किलो है, आपके पास ऑब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से अगर 100 ग्राम आप हटा भी देंगे 100 ग्राम्स, तो जो क्वांटिटी बचेगी वो 900 ग्राम ही बचेगी। थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कॉन्साइड करेंगे, कॉन्साइड्स का मतलब है सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जैसे दो सेम कॉइन्स है आपके पास, मान लिया 1 रुपी कॉइन है, ठीक है, या 2 रुपीज कॉइन है सेम, उनको अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखें तो आप वो कहलाएंगे कॉन्साइड कर दिया, ठीक है। ये कॉन्साइड का आपने कॉन्ग्रुएंसी फिगर्स में आपने क्लास 7th में पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में। उसमें आपने देखा है कि ये कॉन्ग्रुएंस हम कैसे प्रूव करते थे, सुपर इम्पोज करके या कॉन्साइड करवा के उनको। नेक्स्ट, फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पार्ट से बड़ा होगा। जैसे अगर इंडिया की बात करें आपके पास, ठीक है, तो इंडिया के अगर हम पार्ट्स देखें तो स्टेट आएंगे, जैसे पंजाब हो गया या यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये सब क्या है, इंडिया के पार्ट्स हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, ठीक है, तो ये सब पार्ट्स हैं। तो ये हमेशा जो पार्ट है, ये हमेशा होल से छोटे होंगे, या होल इज ग्रेटर देन पार्ट। इंडिया हमेशा पंजाब से बड़ा होगा, इंडिया हमेशा हरियाणा से, हिमाचल से बड़ा होगा, इस तरीके से। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स इक्वल है, मान लिया ए और बी आपके पास इक्वल है, ठीक है, ए और बी आपके पास इक्वल है, तो आप डबल करेंगे दोनों तरफ, तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी इक्वल होगी, ठीक है, ये क्वांटिटी भी इक्वल होगी। और अगर आप हाफ कर देंगे, यानी कि a/2, तो वो भी इक्वल होंगे। हाफ करने पर भी इक्वल आएगा और डबल करने पर भी इक्वल आएगा। ये आपने 7 एग्जाम्स पढ़ी हैं, और भी हैं, लेकिन फिलहाल आप क्लास 9th के लिए 7 एग्जाम्स ही दी गई है। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। अब आते हैं पोस्टुलेट्स। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ लेकिन ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अब इन्होंने ये नहीं बताया, मान लिया 2 पॉइंट है आपके पास, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये कहते हैं लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये लाइन एक से ज्यादा भी हो सकती है क्या, या एक ही लाइन होगी, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ये दिक्कत हमें आ गई है। तो इसको इन्होंने क्या करा फिर, एक्सिम इसी का ही 5.1 पोस्टुलेट 1 से रिलेटेड जो है, तो एक्सिम 5.1 इन्होंने इसको नाम दिया और इसकी यूनिकनेस वहां पर लिखी। क्या थी, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर 2 पॉइंट हैं तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास होगी, यूनिक लाइन पास होगी, और कोई लाइन ऐसी नहीं होगी जो उन दोनों से पास हो सकती है। क्योंकि दूसरी आप कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, मान लिया ये वाली लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये लाइन ये क्यू पॉइंट से पास होगी ही नहीं, इसके ऊपर से निकल जाएगी, इधर से ड्रॉ करेंगे तो ये नीचे से निकल जाएगी, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगी, इसके ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये था आपके पास पोस्टुलेट 1। सेकंड पोस्टुलेट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है, आज की डेट में हम उनको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। टर्मिनेटेड मतलब खत्म हो जाना। तो मान लिया ये 2 पॉइंट है ए और बी, तो ये लाइन इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटेड लाइन, ए से बी तक, इसको टर्मिनेटेड लाइन बोलेंगे। अब ये पोस्टुलेट कहता है कि कोई भी आपके पास ये ए और बी जो लाइन सेगमेंट है, इसको आप इनडेफिनेटली डायरेक्शंस में आप बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम लाइन सेगमेंट को आगे एक्सटेंड
कर सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूफ की जरूरत नहीं है इनको। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स को ही हम पोस्टुलेट्स और एक्सिम्स बोलते हैं, जिनके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एनी सेंटर मीन्स कहीं पर भी आप सेंटर लें और कितना ही रेडियस ले लें, कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा, कहीं पर भी सेंटर लें और कहीं कितना ही बड़ा छोटा रेडियस लें, आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हमेशा। कहीं पर पॉइंट लो, रेडियस लो जितना आपकी मन करे और एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप। यह है पोस्टुलेट 3, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ रिलेटेड टू ज्योमेट्री। और देखते हैं पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल आप जानते हो 90 डिग्री एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। ये राइट एंगल हो गया। तो जितने भी आप राइट एंगल्स बनाए, बड़ा बनाए या छोटे बनाए, सबके एंगल तो आपके पास क्या होंगे, 90 डिग्री ही होंगे। ठीक है, 90 डिग्री। तो जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वही यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक, पोस्टुलेट 5 देखते हैं। ये थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा अलग भी है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, एक स्ट्रेट लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर फॉल करती है, गिरती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. तो थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम समझ लेते हैं। कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि दो आपके पास स्ट्रेट लाइंस है, मान लिया ये स्ट्रेट लाइन है दो, एक ये हो गई एक ये हो गई, दो अलग अलग। एक तीसरी लाइन है जो इनके ऊपर फॉल कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर फॉल कर रही है। अब स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इस ये जो आपके पास लाइन फॉल कर रही है ये वाली, इसके दो हैं, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो आप कोई भी एक साइड ले सकते हो, है ना। तो उसमें से कौन सी साइड पर वो यहाँ पर मीट करेगी, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। उस तरफ ये दोनों, अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो ये उस तरफ मिलेंगे जिधर दोनों का सम दो राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से जब कम होगा, जिधर उस तरफ ये मिलेगी, ये इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये वाले। तो अगर इधर इन दोनों का सम अगर 180 से कम है तो ये लाइन एक्सटेंड करने पर यहां मिलेंगी, और इसका मतलब ये वाले एंगल्स क्या है, ये 180 से ज्यादा है ये वाले एंगल। तो ये लाइन आप एक्सटेंड करोगे तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। ये बात यहाँ पर प्रूव करने के लिए बताया है। ये तो आपके दो लाइन दी हुई है, तो किस तरफ मिलेंगी, जिधर एंगल 1 और 2 जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम 180 से कम होगा। तो अगर ये 180 से कम है तो ये लाइन क्या कर रही है, मिल रही है। लेकिन अगर 180 हो तो, क्योंकि 180 से ज्यादा है जो कि इस लाइन के दूसरी तरफ है, ये इस लाइन आपके पास है PQ, इसके लेफ्ट साइड में, यानी कि 1 और 2 एंगल का सम 180 से कम है, तो लाइन इधर मीट कर गई है इस तरफ जाके, लेस देन, इनका सम लेस देन 180 है। अगर इधर लेस देन 180 है तो इस तरफ ग्रेटर देन 180 होगा। ठीक है, इधर ग्रेटर देन 180 होगा। लेकिन व्हाट अबाउट इक्वल टू 180, तो अगर 180 के इक्वल हो तब क्या होगा, तो तब तो अब आपके पास एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी किस चीज की, पैरेलल लाइन की। तो ये पोस्टुलेट्स आगे, फिफ्थ पोस्टुलेट आपको पैरेलल लाइन की डेफिनेशन भी देगा। ऐसी लाइन जो कभी नहीं मिलेंगी, अगर इक्वल टू 180 हो जाता है इंटीरियर एंगल्स का सम, तो वो लाइन कभी नहीं मिलेगी, ना लाइन लेफ्ट में ना राइट में। ठीक है, वो अगली एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे। Nowadays, postulates and axioms are terms that are used interchangeably. आज की डेट में हम ये ध्यान रखने वाली बात है कि postulates और axioms को हम
किसी को भी पोस्टुलेट बोल देते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को पोस्टुलेट भी बोल देते हैं और एक्सिम भी बोल देते हैं। अब हम इसमें स्पेसिफाई नहीं करते कि पोस्टुलेट का मतलब, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते कि भाई नहीं ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो इसको पोस्टुलेट ही बोलेंगे, एक्सिम भी बोल देते हैं। इसी तरह से एक्सिम्स को भी पोस्टुलेट, इंटरचेंजेबल टर्म्स की तरह इसको हम यूज करते हैं, यानी सिनोनियम्स वर्ड्स हैं ये आज की डेट में हमारे लिए। मैथमेटिकल भी सिनोनिम ही मान लिया हमने इनको। Actually, postulate is a verb form में है। When we say let us postulate, we means let us make some statement based on the observed phenomena in the universe। जब हम कहेंगे कि चलो हम एक postulate दे, let us postulate, it means हम एक statement देना चाहते हैं जो universal truth है। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट हमने घोषित करी कि भाई ये हमने ऐसा हमने पाया गया कि हमारे आसपास, या हमने जो ढूंढा कि हमारे आसपास ऐसा हो रहा है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम यूनिवर्सल ट्रूथ उसको तब मानेंगे, पोस्टुलेट तब मानेंगे इफ इट इज एक्सेप्टेड एज अ पोस्टुलेट। और वो अगर एक्सेप्ट हो जाए पोस्टुलेट की फॉर्म में, पोस्टुलेट की फॉर्म में एक्सेप्ट हो जाए मतलब जो पुराने पोस्टुलेट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनको वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, तब हम उसको मानेंगे कि हाँ भाई ये एक नया पोस्टुलेट है, नया यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है उन पोस्टुलेट्स को जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूव कर रहे हैं पुरानी स्टेटमेंट्स के बेस पर, तो ऐसे को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ एक्सिम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradict any axioms previously proved। तो इनके बेस पर हम ऐसी स्टेटमेंट देना चाहते हैं जो पुरानी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, या कह सकते हैं कि उनको गलत ना ठहराए। अगर उनको ही गलत ठहरा दिया जो पुराने यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर उनको सबको प्रूव करवा रहा है, वो उनकी सबकी बात मान रहा है, किसी को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है प्रीवियस स्टेटमेंट्स को, तो हम कहेंगे ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो when any system of axiom is given, it needs to be ensured that the system is consistent। तो किसी भी एक्सिम्स को या पोस्टुलेट जो अब बना रहे हो, तो उसका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि पुरानी एक्सिम्स को वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सेप्ट करे जा चुके हैं। After Euclid stated his postulates and axioms, he used them to prove other results। एक बार उसने फिर वो बना लिया कि भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अब उन ट्रूथ का यूज करके आपने और स्टेटमेंट बनाए। जैसे अभी हम फिफ्थ वाला पढ़ रहे थे पोस्टुलेट, जिसमें अगर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए एंगल तब क्या होगा, तो वो इसके बेस पर हमने फिर अगला रिजल्ट दिया कि भाई लाइन मीट नहीं करेंगी, और लाइन मीट नहीं करेंगी तो फिर हमने एक नई डेफिनेशन दी कि भाई ये लाइन कैसी होंगी, तब पैरेलल लाइन होंगी। तो पुराने का ही यूज करके नई पोस्टुलेट और एक्सिम अब हम बना रहे हैं और उनको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हमने क्या नाम दिया फिर? अगर हम ऐसा कर पाते हैं, उनको नाम दिया हमने प्रपोजिशंस और थ्योरम्स, जो पुरानी एक्सिम्स और पोस्टुलेट का यूज करके प्रूव करे गए हैं। तो यूक्लिड डिड्यूस 465 प्रपोजिशंस, यानी कि 465 थ्योरम्स उसने यूक्लिड ने डिड्यूस करी, उन्होंने बताई 465 theorems in a logical chain using his axiom, postulate, definition and theorem। पुरानी थ्योरम्स और डेफिनेशन का यूज करके 465 थ्योरम्स उन्होंने बताई, यानी कलेक्ट करी थी उन्होंने। एक्चुअल में पुरानी सब पहले से ही वहां पर ऑलरेडी सब था नॉलेज वहां पे, उनको उन्होंने रिकलेक्ट करके अरेंज करा था अपनी बुक्स में। एक उसको बुक में देने से ये फायदा होगा, रिटर्न फॉर्म में देने से, कि भाई आपकी नॉलेज फिर प्रिजर्व हो रही है। वो नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए हमने कहा गया। हम लोग क्या इंडिया में पहले एक दूसरे को बता के और उसको याद करवा के जो है प्रिजर्व करा जाता था नॉलेज को, सुन के उसको गीतों में बना के। बहुत बाद में जाके हम लोगों ने फिर उसको लिखना शुरू करा है, तो उससे पहले काफी नॉलेज हमारी ऐसी ही रहती थी।
एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर होती थी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। थ्योरम 5.1 देखते हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन है तो उनमें एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। कॉमन पॉइंट का मतलब है जो दोनों लाइन के ऊपर हो, दो लाइन के ऊपर हो। तो मान लिया एक ये लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट है। अब एक दूसरी लाइन है हमारे पास ये। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट कब आएगा? भाई ऐसा पॉइंट जो दोनों के ऊपर हो, वो कब होगा? जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा के ढूंढेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पर। अब वो ये कहती है थ्योरम कि ये पॉइंट यूनिक होगा, है ना? तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि दो लाइन है हमारे पास एल और एम, और उसमें जो है इफ पॉसिबल, अगर ऐसा है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमने मान लिए पी एंड क्यू। दो लाइन मानी और ये माना कि अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल, तो दो कॉमन पॉइंट मान लिए हमने। ठीक। अब जो हम स्टेटमेंट हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं वो पुरानी किसी भी एक्सिम और पोस्टुलेट्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना? तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि किसी पुरानी एक्सिम को ये कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही है कि दो लाइंस के लिए दो कॉमन पॉइंट हो जाए। यानी कि वी हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू। यानी कि दो पॉइंट है हमारे पास और दो पॉइंट से दो लाइन पास हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये एक्सिम को क्लैश करती है जो कहती है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो हमने एग्जाम पढ़ी थी, तो उसमें यह था कि भाई दो लाइन से सिर्फ दो पॉइंट से डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि दो पॉइंट हैं तो दो लाइन पास हो रही है। मीन्स जो हमने एग्जाम्पशन मानी है वो गलत है। तो हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो अगर हमने क्या माना था? हमने माना था कि दो पॉइंट है, तो वो हमने गलत माना था। तो अगर दो पॉइंट नहीं है तो फिर कितने पॉइंट है? एक ही पॉइंट होगा। तो टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन का एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। आप ऐसे देख भी सकते हो, मान लिया ये एक लाइन है और आप दूसरी लाइन लेके आ रहे हो और आपने कॉमन पॉइंट यहाँ पर देखना है, तो कॉमन पॉइंट होगा जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये लाइन तो आगे एक्सटेंड होती जा रही है, अगर इसको दोबारा इंटरसेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इस लाइन को मूव करना पड़ेगा। लेकिन लाइन तो हमेशा स्ट्रेट जाती है ना? ये तो सीधी जाती है लाइन, तो हमेशा इस तरफ जानी चाहिए। तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी तब, और स्ट्रेट लाइन नहीं रही है तो फिर हमारा जो एग्जाम्पशन है वो गलत हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answer. तो आपको स्टेटमेंट कुछ दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो आपको पहले बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और फिर अपना रीजन भी देना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि एक लाइन से एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, यही रीजन है इसका। आप देखोगे ये फिगर बना देंगे कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। there are infinite number of line which passes through two distinct points। दो अगर आपके पास पॉइंट्स है तो उनसे इनफाइनाइट लाइन पास होंगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स। क्यों? क्योंकि यूक्लिड पोस्टुलेट में कहा था देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओनली वन लाइन कहा था ना उसने, ओनली वन लाइन मतलब यूनिक लाइन। तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं पास हो सकती। ये अभी हमने प्रूव भी करा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides। तो ये तो एक्सिम थी हमारे पास, तो स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। और यहाँ पर हमने पोस्टुलेट 2 लिख दिया, a terminated line can be produced indefinitely, इसका रीजन लिख दिया और ये फिगर आप बना दोगे।
फोर्थ, if two circles are equal then their radii are equal. अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। तो ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो दोनों क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। सर्कल इक्वल होने का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब कॉन्साइड करेंगे। और अगर वो कॉन्साइड कर रहे हैं तो उनका जैसे एक सर्कल ये हो गया और इसी के ऊपर दूसरा सर्कल बना दिया आपने, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। इस केस में दोनों के रेडियाई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो फिगर नंबर दिया हुआ है बुक में एनसीईआरटी की 5.9, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो आपको लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, टर्मिनेटेड लाइंस। ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो आप देखोगे पी क्यू दोनों में सेम है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये एक्सिम वन थी, आप इसका यूज करेंगे यहाँ पर। ए भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होंगे। और ये यूनिक लाइन है। ए बी अगर है तो दूसरी लाइन पी और क्यू, क्योंकि पॉइंट्स अलग हैं तो उनसे पास होने वाली लाइन भी अलग होगी, ठीक है। पॉइंट अलग है तो लाइन भी अलग होगी। तो इसका रीजन हो गया आपके पास यही। ये लिख दोगे दोनों स्टेटमेंट्स आप। पहला कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी और पी क्यू पॉइंट अलग है तो वो लाइन भी अलग होगी। और दूसरा एक्सिम वन, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? तो यहाँ पर आपको ये 3-4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक बार पहले गिव अ डेफिनेशन, जो आपको फर्स्ट पार्ट जैसे यहाँ पर है पैरेलल लाइंस, तो पहले इसकी डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, यानी पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए क्या कुछ और वर्ड्स या और टर्म्स हैं जो पहले डिफाइन करनी चाहिए हमें, तो उसका आंसर देना है। नेक्स्ट व्हाट आर दे, यानी वो कौन कौन सी है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और उसको किस तरीके से फिर डिफाइन करा जा सकता है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें 5 पार्ट हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। ओके, तो पैरेलल लाइंस के बारे में पहले पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या है। Two lines are said to be parallel when the perpendicular distance between these two lines is always constant, यानी दो लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे तो हम उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। डिस्टेंस जैसे यहां पर दे रखा है, ये डिस्टेंस मेजर कर रखा है यहां तक, तो इनको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ये हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, और वो हमेशा 5 ही रहेगा। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द लाइन्स दैट नेवर इंटरसेक्ट। भाई जब डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा तो लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, ऐसी लाइन्स जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है पैरेलल लाइन्स की। और इसमें हमने कुछ वर्ड्स यूज करे हैं, जैसे लाइन्स, ये लाइन्स यहाँ प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं था यूक्लिड ज्योमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन हमें वी नीड टू डिफाइन लाइन इन ऑर्डर टू डिफाइन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बताने से पहले लाइंस के बारे में हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस व्हेन एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज 90 डिग्री। अगर राइट एंगल हो तो ऐसी लाइंस को हम, दोनों आर्म्स को हम क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोल देंगे। अब यहां पर डिफाइन करने के लिए हमें ना लाइंस पता है ना एंगल पता है यूक्लिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली। तो परपेंडिकुलर लाइन डिफाइन करने के लिए हमें कौन कौन से बात और चाहिए, लाइंस चाहिए और एंगल्स को डेफिनेशन पहले हमें देना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, लाइन सेगमेंट। अ लाइन ऑफ अ फिक्स्ड डायमेंशन बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लाइन
सेगमेंट। तो यहां पर अब लाइन और पॉइंट दोनों ही अनडिफाइंड टर्म्स है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, the distance of any two point lying on the boundary of a circle from the center of the circle is called as radius of a circle। सेंटर से बाउंड्री के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट लें सर्कल के, इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पहले सर्कल भी डिफाइन करना पड़ेगा। यूक्लिड ज्योमेट्री में बता दिया कि सेंटर है और किसी भी उसको रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन वहां नहीं दी गई थी। सेंटर कहां होगा ये नहीं बताया गया। सेंटर एनीवेयर, कहीं भी आप बना सकते हैं। तो यहां पर सर्कल, सेंटर, ये सब हमें बताने पड़ेंगे रेडियस बताने के लिए। स्क्वायर, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड ऑल फोर एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास क्वाड्रिलेटरल हमें पता नहीं है क्या होगा यूक्लिड ज्योमेट्री में, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। एंगल्स डिफाइन करने पड़ेंगे इसमें हमें पहले, ठीक। तो ये बातें अनडिफाइंड रह जाती हैं इस डेफिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट्स यहां पर गिवन है। गिवन, पहला पोस्टुलेट है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में एक पॉइंट हमेशा लाई करेगा। यानी अगर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, एक ए और एक बी, तो इनके बीच में कोई एक पॉइंट हमेशा लाई करेगा, यहां पर कहीं पर, ठीक है, कहीं पर लाई करेगा। ये कहती है एक्सिम या पोस्टुलेट। और सेकंड पोस्टुलेट कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ऐसे 3 पॉइंट हमेशा होंगे जो एक लाइन में नहीं है। ये कहता है कि दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट होगा। अब वो पॉइंट जरूरी नहीं है कि उस लाइन के बीच में हो, वो यहां पर भी हो सकता है। तो ये कहता है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो जहां लाइन और पॉइंट्स की बात होगी वहां पर ये दोनों अनडिफाइंड आ जाएंगे। आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों को डिडक्शन मेथड से अगर हम इसको लॉजिकली आगे बढ़े हम, तो क्या हमारे पास ये पिछले किसी एक्सिम या पोस्टुलेट को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही हैं? अगर ये कर रहे हैं देन दे आर इनकंसिस्टेंट, नहीं तो कंसिस्टेंट होगा। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या वो यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? एक्सप्लेन, साथ में फिर एक्सप्लेन भी करना है हमें। तो दोनों पोस्टुलेट हमने पहले लिख लिए, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब उसके बाद बता दिया हमने कि क्या क्या अनडिफाइंड है। यहां पर अनडिफाइंड टर्म्स है लाइन एंड पॉइंट, ये बता दिया। अब ये बताएंगे कि क्या ये कंसिस्टेंट है। तो these two given postulates are consistent. क्यों? As it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradict any axiom or previously proved statement. क्योंकि ये किसी भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट होगा, तो ये किसी भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, और वो पॉइंट लाइन के बाहर होगा या कहीं और हो सकता है। तो ये किसी भी एक्सिम को या पोस्टुलेट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है, ठीक है। वो पूछता है कि ये पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा था, द टू गिवन पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम द पोस्टुलेट गिवन बाय यूक्लिड। उन दोनों में से ये पिछले जो पोस्टुलेट्स हैं उनमें से ये वैसे किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो द टू गिवन पोस्टुलेट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्सिम। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। बस एक ही है जिसको आप थोड़ा बहुत जो नियर बाई इसके आता है वो है जो यूनिक लाइन है। दो पॉइंट से यूनिक लाइन पास होगी, सिर्फ एक ही पोस्टुलेट है जो इसको फॉलो कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC and BC, AC equal to BC, then prove that AC equal to half of AB। तो पॉइंट सी है जो ए और बी के, यहां पर ये फिगर में दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में यहां पर एक पॉइंट सी है ये, ठीक है। और यहां पर गिवन है कि AC और BC क्या है? इक्वल है। ये डिस्टेंसेस इक्वल है, ये हम मान के चल रहे हैं। देन प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसके बाद तो ये तो गिवन में आ गया,
AC इक्वल टू BC। अगर ये गिवन है तो ये प्रूव करना है, तो वैसे ही हम लिख लेंगे गिवन, पहले गिवन लिख लेंगे कि C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स B एंड C और AC इक्वल टू BC, ये गिवन हो गया। उसके बाद क्या प्रूव करना है, उसको लिखेंगे टू प्रूव AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, चलो अब कैसे प्रूव करेंगे, एक्सिम्स का ही यूज करना है, एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स का ही। प्रूव करते हैं, चलिए। तो AC इक्वल टू BC गिवन था, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको नाम दे दिया गिवन को, AC इक्वल टू BC को इक्वेशन 1। इसके बाद एक्सिम कहती है, यूक्लिड एक्सिम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो हमने क्या करा, AC और इसमें दोनों तरफ क्या करा, AC ऐड कर दिया, एड AC टू बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया AC प्लस AC और राइट हैंड साइड में हो गया BC प्लस AC। ठीक है, अब आप फिगर में देखोगे तो BC और AC ये दोनों मिलके जो भी लेंथ बनाएंगी वो पूरी AB के क्या हो जाएगी, कॉन्साइड करेगी। ये दोनों मिला के इस पूरी लेंथ के कॉन्साइड करेंगे। इट मींस AC और BC मिलके क्या बनाएंगे, AB। ये हमने इक्वेशन 2 लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 2। अब यहां पर हमारे पास BC इक्वल टू AC था, उसकी जगह पर इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ गया, AB आ गया। यानी कि AC प्लस AC किसके इक्वल हो गया, AB के। इसको हमने क्यों ऐसा कर पाए हम, क्योंकि ये एक्सिम थी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पर AC प्लस AC जो है वो भी BC प्लस AC के इक्वल है, और इधर से AB भी BC प्लस AC के इक्वल है। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हमने लिख दिया AC प्लस AC इक्वल टू AB, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, AC प्लस AC कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ AC हो गया, इक्वल टू AB। एक एक्सिम और पढ़ी है हमने हाफ के लिए, तो अब इनका हाफ कर देंगे। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ट्वाइस ऑफ AC AB के इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। हाफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में AC आ जाएगा और राइट हैंड साइड में हाफ ऑफ AB आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 एक्सिम्स आप यूज कर रहे हो, ये तीनों एक्सिम भी लिखनी है आपको प्रॉपरली, और उसके बाद उनका यूज भी करना है साथ में, तब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूरा होगा। तो ये प्रूव हो गया AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही बात यूज करेंगे, इसी को अब 2 बार यूज करना पड़ेगा वहां पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन द अबव क्वेश्चन, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा है, पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, क्योंकि बराबर है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, मिड पॉइंट। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो किसी भी लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो जब यूनिकनेस प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती थी कि हम उसका अपोजिट मान लेते थे। ये कह रहा है कि वन एंड ओनली वन पॉइंट, तो वन एंड ओनली मतलब यूनिकनेस प्रूव करना चाहता है, यानी एक ही पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन में इफ पॉसिबल, यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए हमारे पास C एंड D। हमने 2 पॉइंट मान लिए कि अगर पॉसिबल है कि तो 2 मिड पॉइंट होंगे, किस लाइन सेगमेंट के, AB के, और उनके नाम दे दिए C एंड D। 2 मिड पॉइंट हमने मान लिए। अच्छा, अगर मिड पॉइंट होगा तो जो हमने वहां प्रूव करा है क्वेश्चन नंबर 4 में, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू, अगर C मिड पॉइंट है तो AC इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, AB, अगर C मिड पॉइंट है। ठीक है, और अगर D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है तो AD हो जाएगा। उस केस में AD इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, अब यहां पर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इट मींस AC और AD क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
अगर AC और AD इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में क्योंकि आपके पास दोनों ही का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेंथ सेम है, इसका मतलब क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट A है तो एंड पॉइंट भी सेम होगा। ये क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। इट मीन्स C और D क्या हो जाएंगे, वो एक ही पॉइंट हो जाएंगे। कॉन्साइड करने पर सेम पॉइंट हो जाएंगे, वो दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। तो हमने जो एग्जाम्पशन मानी थी वो गलत हो जाएगी और हम कहेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये जो बात हम प्रूव कर रहे हैं AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, इसको आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में करा है उसी तरीके से आप यहां पर पूरा आपको करना पड़ेगा सिमिलरली, कि AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। फिर सेकेंड पार्ट में आपको केस 2 बना के AD इक्वल टू हाफ ऑफ AB आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये आपको करना ही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ये। बाकी शॉर्ट में आपका यही समरी आपकी बनेगी, शॉर्ट में ये समरी आपकी बन जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो पहले फर्स्ट केस में C को मिड पॉइंट माना, ठीक है। C को मिड पॉइंट माना, AC इक्वल टू BC। मिड पॉइंट मानने पर ये हमें बताना है AC और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल। होल्स आर एडेड, तो वही आपको AC प्लस AC क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों तरफ AC ऐड करने पर CB प्लस AC। तो CB और AC इन दोनों CB यूक्लिड एक्सिम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो आपने दोनों तरफ क्या करा, AC ऐड कर दिया। AC ऐड करने से आपको यहाँ पर AC प्लस AC ट्वाइस AC बन जाता है इधर, और इधर पर आपको CB और AC मिलके क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो जैसे वहां करा था हमने, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ AB, ठीक, या ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 4, ठीक। ये इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 में करा है। अब फर्स्ट केस आपका पूरा हो गया, ट्वाइस ऑफ AC या AC हाफ ऑफ AB या ट्वाइस ऑफ AC AB के इक्वल आ गया है। अब सेकंड केस लेंगे D पॉइंट के लिए। if D is the midpoint, if D is the midpoint, अब उसी तरीके से आप यहां प्रूव करोगे ट्वाइस ऑफ AD इक्वल टू AB। सेम रहेगा प्रोसीजर आपके पास, ठीक है। यही आपने उसी तरह से ऐड करा, एक्सिम्स को यूज करा, कॉन्साइड करा, और आपके पास यहाँ पर सेम उसी तरीके से ट्वाइस ऑफ AD इक्वल टू AB आ जाएगा। तो ये आपको 2 बार करना पड़ेगा एक ही काम को, बस पॉइंट्स चेंज करके। तो इक्वेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो AD इक्वल टू AB हो गया। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7 को आप अगर कंपेयर करेंगे तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दोनों ही किसके इक्वल है, AB के। तो ट्वाइस ऑफ AC किसके इक्वल हो गया, AD के। तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। इट मींस AC और AD क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से हम देखेंगे कि जो हमारा एग्जाम्पशन है वो गलत हो गया, हेंस आवर एग्जाम्पशन इज फॉल्स। तो जो आप कह रहे थे वो क्वेश्चन में वो सही है। द लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग फिगर इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो ये फिगर आपको दी हुई है, इसमें आपको गिवन है AC और BD इक्वल है, ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक AC और यहां तक BD ये इक्वल है। तो अगर आप दोनों में, अगर ये तो गिवन हो गया आपके पास AC इक्वल टू BD, अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें, आप BC को सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ, तो आपके पास रिमेनिंग जो आपको प्रूव करना है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कॉन्साइड करके इसको बताएंगे। चलिए प्रूव करते हैं। फिगर में देखोगे तो AB और AC इक्वल टू BD ये तो गिवन है। अब फिगर में देखें तो AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC के, ये हमने लिख लिया। और BD किसके इक्वल है, यहां से BC प्लस
सी डी के, तो ये भी लिख लिया बी सी प्लस सी डी, दोनों को इक्वेट कर दिया। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दोनों ही आपके पास क्या आ रहे हैं अभी, क्योंकि गिवन थे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। When equals are subtracted from the equal, the remainders are also equal. तो आपने क्या करा, both sided BC को subtract कर दिया, तो यहाँ BC subtract कर दिया दोनों तरफ, तो अब क्या बचेगा आपके पास, इधर बचेगा AB और राइट हैंड साइड में बचेगा CD, तो AB और CD क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही हमें प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered as a universal truth? axiom 5 को universal truth हम क्यों मानते हैं? यहां पर नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर एक्सिम के बारे में बात हो रही है। तो एक्सिम क्या थी, फिफ्थ एक्सिम हमारे पास, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये एक्सिम थी हमारे पास फिफ्थ एक्सिम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये हमने वहां भी डिस्कस करा था, इंडिया, पंजाब, हरियाणा, है ना, पिछले क्वेश्चन में। तो यही काम हम दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा, और एक मैथमेटिकल फॉर्म में आप, यानी कि एक्स वाई जेड आप लिख के बताएंगे, तो दोनों तरीके से आपको बता दोगे कि भाई ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो द अबव एक्सिम गिवन एक्सिम इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। चलिए प्रूव करते हैं। वी कैन अप्लाई द फिफ्थ एक्सिम्स नॉट ओनली मैथमेटिकली बट ऑल्सो यूनिवर्सली इन अवर डेली लाइफ। तो मैथमेटिकल प्रूफ क्या है इसका, कि हमने कोई क्वांटिटी ले ली, यहां पर कौन सी, जेड, जेड क्वांटिटी ले ली और उसको पार्ट कर दिए। क्या क्या पार्ट करे, ए बी एक्स वाई, ये पार्ट कर दिए। अब आप देखोगे क्योंकि ये पार्ट करके बने हैं, तो आप क्या होगा, क्या एक्स बड़ा हो सकता है जेड से, भाई ये तो पार्ट है ना, तो ये कभी भी जेड से बड़ा नहीं होगा। तो आप देखोगे जो भी आपने पार्ट करे हैं इसमें जेड हमेशा बड़ा होगा, जेड इज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो भी उसके पार्ट्स हैं जेड हमेशा बड़ा होगा। इसी तरीके से यूनिवर्सल प्रूफ में आप क्या करोगे, नाम दे दोगे, जेड की जगह पर इंडिया लिख दो और उसके अंदर स्टेट्स के नाम लिख दो, ए बी एक्स वाई की जगह पर, या आप अपना स्टेट लिखना चाहते हो तो ए बी एक्स वाई की जगह पर डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए स्टेट के बाद। आप जेड की जगह पर डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहते हो तो उसके अंदर आप विलेज लिख दीजिए उसके, ठीक है, आप उसके और जो मोहल्ले वगैरह होते हैं वो लिख दीजिए उसमें। तो जो भी आप लिखेंगे, जो भी पार्ट करेंगे वो हमेशा छोटे होंगे होल से। तो ऐसे ही एक एग्जांपल यहां दे दिया है कि मुंबई इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन इंडिया। तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि मुंबई इज ए पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो मुंबई अगर पार्ट है और महाराष्ट्र इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, तो आप देखोगे कि जो है इंडिया विल बी ग्रेटर देन मुंबई, क्योंकि मुंबई पार्ट है, मुंबई पार्ट है तो इंडिया के बड़ा होगा। इंडिया क्या हो गया, होल का काम करेगा यहाँ पर। और पहली स्टेटमेंट में मुंबई इज ए पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो यहां पर महाराष्ट्र किसका काम करेगा, होल का काम करेगा, किसके लिए, मुंबई के लिए। और मुंबई और महाराष्ट्र दोनों के लिए इंडिया क्या काम करेगा, होल का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड्स फिफ्थ एक्सिम इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये स्वयं सिद्ध है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।